सीक्वेंसिंग करते हैं। और इंग्लैंड का एक बहुत जाना माना अखबार है द गार्डियन, उसने ये कहा है कि ये सीक्वेंसिंग करने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों के हाथ में जैसे सोने की खदान आई। तो अभी जलवायु परिवर्तन आ रहा है और दुनिया भर में वैज्ञानिक चिंतित है कि बहुत सारी फसलों की उत्पादकता जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से कम होने वाली है। और ये जो जानकारी निकल के आई 827 किस्मों की, उसमें वैज्ञानिकों को यह समझ में आया कि बहुत सारी ऐसी देसी किस्मों में ऐसे गुण हैं कि जिसके वजह से मुश्किल परिस्थितियों में भी गेहूं का उत्पादन अच्छे से हो सकता है। और फिर आज के तारीख में दुनिया भर के विश्वविद्यालय, अपने भारत की पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इस निकले हुए ज्ञान के आधार पे गेहूं की किस्में निकालने में लगे हुए हैं कि जिनसे जलवायु परिवर्तन से मुकाबला कैसे करा जा सकता। अब 1970 के दशक में भारत में भी एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डॉक्टर रिचारिया। इन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में घूम घूम के धान की लगभग 22,000 प्रजातियों को इकट्ठा किया, सब देसी प्रजाति जो इन राज्यों के किसान सैकड़ों सालों से उगाते हुए आ रहे। अब यह सोच के देखो कि अगर गेहूं की 827 प्रजातियों को कोई सोने की खदान बोलेगा तो धान की 22,000 प्रजातियों को क्या बोलना चाहिए। लेकिन समय के हिसाब से धीरे धीरे ये प्रजातियां लगभग लुप्त हो चुकी है। आज के तारीख में ज्यादातर क्षेत्रों में जहां पे किसान धान की खेती करते हैं, वहां पे मुश्किल से 10 या 12 या 15 प्रकार की कुछ किस्में, और उसमें से ज्यादातर किस्में उन्नत किस्में हैं। लेकिन अगर हम लोग आदिवासी क्षेत्रों में देखेंगे तो चित्र थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। दंतेवाड़ा में हमारे समझ के हिसाब से अभी भी किसान 150 के ऊपर देसी धान की किस्मों को लगाते हैं। अभी ये चित्र देखिए, हम लोग धान के लहलहाते हुए खेत ऐसा सुनते हैं कि नहीं हमेशा, लेकिन यहां पे हमें दिख रहा है कि एक जो खेत है उसके पूरे पत्ते काले हैं। तो ये किस्म है, देसी किस्म है, उसका नाम है पारंगी। और किसान इस किस्म को इसके लिए लगाते हैं कि अगर खेत में जिनके पत्ते धान जैसे ही है, ऐसे खरपतवार अगर ज्यादा हो जाएंगे तो यह धान लगाया जाता है ताकि हरे वाले खरपतवार आसानी से निकाले जाए और खेत पूरा साफ हो जाए। और केवल यही नहीं, यहां पे हम देख रहे हैं कि एक किस्म है, उसका नाम है लोकटी माची। उस कोने में इसमें खुशबू भी है, इसमें स्वाद भी है, लेकिन उसके साथ साथ जिंक और आयरन की मात्रा ज्यादा भी है। या इसके बगल में एक लौकी है, उसको यहाँ के लोग बोलते हैं हाथी दांत लौकी, क्योंकि हाथी जैसे दांत का इसका आकार है। ये बड़ा होता है, इसका उत्पादन ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी खाने में मीठा लगता है। ये उसके बगल में जो एक दीदी है, वो एक पत्ते की पोटली पकड़ के बैठी है। ये सिहाड़ी के पत्ते हैं, उसमें किसान अपने बीज को सुरक्षित रखते हैं क्योंकि सिहाड़ी के पत्तों को आसानी से कीड़े नहीं लगते। और ये जो परंपरागत ज्ञान है, ये केवल खेती तक, बीजों तक सीमित नहीं है। तो अभी इस चित्र को अच्छे से देखेंगे तो बीच में एक मकड़ी का जाला दिखेगा। तो यहाँ की एक परंपरागत पद्धति ऐसी है कि खेत में अगर कीड़े ज्यादा हो गए तो जंगल से मकड़ी का जाला को लेके आते हैं किसान और उसको खेत में गाड़ देते हैं। और एक एक जाले में 100-200 मकड़ियां रहती है, वो पूरी खेत में फैल जाती हैं और कीटों का नियंत्रण करती है। दंतेवाड़ा में गांव में अगर हम लोग देखेंगे तो जितने मनुष्य हैं लगभग उतने देसी जानवर भी है। और अगर हम लोग देखेंगे पहाड़, तो पहाड़ों पर भी जंगल अभी भी सुरक्षित है। और जानवर और जंगल, इनके मदद से हमारी जमीन और हमारे लोग, इनको पोषण कैसे मिल सकता है और इसलिए उनका महत्व कितना है, इसका बहुत अच्छे से ज्ञान यहाँ के किसानों को है। अब सवाल ये है कि अगर ये सब परंपरागत ज्ञान लोगों के पास होता रहा है हमेशा से ही, देसी किस्में होती आई है, अच्छी देसी फसलें किसान हमेशा उगाते हुए आए हैं, और आने वाले समय में इनकी इतनी आवश्यकता महसूस हो रही है, तो ये खत्म क्यों हो रहे हैं, ये लुप्तप्राय क्यों हो रहे हैं। अगर हम लोग आसानी से ढूंढे तो कई क्षेत्रों में देसी बीज मिलते क्यों नहीं है।
हमारा कोदो, कुटकी, लघु अनाज गायब क्यों होता जा रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में अगर सोचूंगा तो यह समझ में आता है कि यहाँ के क्षेत्रों में जैसे ये परंपरागत ज्ञान है, वैसे ही बहुत सारी समस्याएं भी हैं। कुपोषण है, लगभग 70% महिलाएं जो है वो एनीमिक है, 50% बच्चे जो है उनमें कुपोषण है, लगभग आधी आबादी गांव की गरीबी स्तर के नीचे है। कई क्षेत्रों में बाजार की सुविधा अभी तक पहुंची नहीं है, और जब किसान अपना उत्पाद बाजार में लेके जाता है बेचने के लिए तो आसानी से बेच नहीं पाता है, सही दाम उनको मिलते नहीं। और जब इन समस्याओं का हल निकालने के लिए लोग जब विकास करने की कोशिश करते हैं तो कई बार ये भूल जाते हैं कि जिनके लिए हम विकास करना चाह रहे हैं उन लोगों के पास भी अपनी कुछ सूझबूझ है, अपनी कुछ समझ है, उनका अपना भी कुछ ज्ञान है, उनकी अपनी भी कुछ कल्पनाएं हो सकती है। क्या एक ऐसी विकास की या कार्य की पद्धति हो सकती है? ऐसा एक प्रयास लगभग 2013 में शुरू हुआ। इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये सब जो परंपरागत ज्ञान है ये हमारे प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर निर्भर है, और हमारी काम की पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि उसमें ना ही हम एक दूसरे का शोषण करें, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का, हमारी मिट्टी का और जंगल का भी शोषण ना करें। तो 2013 में दंतेवाड़ा में एक कलेक्टर आए, केसी देव सेनापति उनका नाम था, और एक काम उस समय शुरू हुआ कि क्या हम लोग जैविक खेती को लेके और अपने देसी बीजों को लेके बातचीत करना शुरू कर सकते हैं कि हम वापस इनको कैसे उगाना शुरू करें। थोड़ा बहुत जो केमिकल फार्मिंग शुरू हुआ है दंतेवाड़ा में उसको क्या हम छोड़ सकते हैं। तो लगातार 2013 से लगभग 2 साल किसानों के बीच में बैठकें शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई, चर्चाएं शुरू हुई। कुछ कुछ किसानों ने प्रयोग करना शुरू किया अपने खेतों में, केमिकल छोड़ते हुए अलग अलग प्रकार के खादों का उपयोग करना, देसी बीजों को फिर से वापस अपनाना, ऐसे अलग अलग प्रयोग शुरू किए। और उन्होंने ये देखा कि शायद ये चीज संभव है। हम लोग अच्छे तरीके से देसी बीजों के माध्यम से भी बिना यूरिया डीएपी डालते हुए, बिना केमिकल पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हुए भी हम लोग खेती कर सकते हैं। और शायद हमारी जो मिट्टी कड़ी हो गई थी, शायद हमारे खेत से केचुए और केकड़े और मछलियां गायब हो गई थी, वो वापस आना शुरू हो गए हैं। तब ये भी बातें शुरू हुई कि रासायनिक खेती तो हम लोग पहले नहीं करते थे, हम लोग तो जैविक खेती करते थे, हम लोग तो कभी खेत में यूरिया डीएपी डालते नहीं थे। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? तो किसानों ने यह कहना शुरू किया कि आपने ही तो सिखाया, सरकार ने ही तो सिखाया, हम लोग तो पहले नहीं डालते थे। आप ही लोगों ने बोला कि देसी बीजों को छोड़ो, आप ही ने बोला कि यूरिया डीएपी खेतों में डालो, आपका उत्पादन अच्छा होने लगेगा। तो अगर आप अभी बोल रहे हैं कि हमें जैविक खेती करनी चाहिए, शायद हमारे जो दादा परदादा है वो भी यही चीजें बोलते हैं। मेरे पिताजी अगर मेरे खेत में मैं यूरिया डालने जाऊं तो मना करते, इससे जमीन खराब होती, ये बोलते हैं कि एक गांव में ये बोला जा रहा है कि आप जैविक खेती करो, और दूसरे गांव में अभी भी शासन जो है वो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रासायनिक खाद और दवाओं को प्रमोट कर। तो 2015 में दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री आए और उन्होंने किसानों के साथ बातचीत किया। लगभग 300-400 किसान उनके साथ बैठे, बातचीत किए, और उन्होंने ये मांग रखी कि आप दंतेवाड़ा को पूर्ण रूप से जैविक जिला घोषित कीजिए। एक कार्य योजना बनाइए कि दंतेवाड़ा पूरा जिला कैसे जैविक हो सकता है, और शासन के माध्यम से विभिन्न योजनाओं से यूरिया डीएपी जैसे केमिकल फर्टिलाइजर से या पेस्टिसाइड से इसको आप प्रचार प्रसार करना, वितरण करना बंद। और हम लोग देख सकते हैं कि दंतेवाड़ा पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा जिला है जहां पे किसी भी सोसाइटी में या कोई भी शासकीय योजना के माध्यम से रासायनिक खाद या दवा का वितरण या प्रचार नहीं होता है। लेकिन केवल यूरिया डीएपी का वितरण बंद करने से बात नहीं होने वाली है। केवल हम लोग रासायनिक खाद का या दवा का उपयोग नहीं करेंगे तो काम चलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे समय बदल रहा है वैसे खेती की उत्पादकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। जैसे केमिकल फार्मिंग करने की पूरी यूनिवर्सिटियों में
वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, जगह जगह पे दुकान उपलब्ध होते हैं, शासकीय योजनाओं में सहयोग दिया जाता है। ऐसा जैविक खेती के लिए भी एक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी, जहां पे किसानों को अलग अलग प्रकार की सुविधा और ट्रेनिंग और सपोर्ट मिल सके। तो हमने ये सोचा कि ये काम गांव के युवा क्यों नहीं कर सकते हैं। खेती के तौर तरीके किसी को बाहर से आके सिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग ये देखें कि हमारे गांव में ही पुराना परंपरागत ज्ञान क्या है, जिसमें क्या अच्छी बातें हैं, और अगर हम ये कोशिश करें कि उनका मिलाफ नए सस्टेनेबल टेक्निक्स, ऑर्गेनिक खेती के टेक्निक्स, इनके साथ अगर मिलाफ करेंगे तो कोई एक ऐसी खेती की पद्धति निकल सकती है कि जो यहाँ के स्थानीय परिस्थितियों के लिए सुयोग्य भी है और पर्यावरण के लिए भी अच्छी है, और उसमें हमारे गांव और परिवार के लिए पर्याप्त अनाज भी उत्पादन हो सकता है। तो गांव गांव में जैविक कार्यकर्ताओं का एक नेटवर्क खड़ा करने का काम धीरे धीरे शुरू हुआ। गांव के युवा, गांव की युवतियां खुद जैविक खेती करेंगे और जैविक खेती करते करते अपने आजू बाजू के गांव के पारा के किसानों के साथ काम भी करेंगे। इस तरह की एक प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन ये भी एक समस्या है कि अगर जैविक खेती से निकलने वाला जो उत्पाद है, उसको हम लोग मार्केट लिंकेज कैसे करें, एक मांग कैसे हम लोग लेकर आए। तो 2016 में दंतेवाड़ा के किसानों ने एकत्रित आके एक संगठन की स्थापना की। एक दंतेवाड़ा में त्योहार होता है, उसको गादी त्योहार बोलते हैं या गादी पंडुम बोलते हैं। जनवरी फरवरी में जब धान की कटाई हो जाती है, सब फसल इकट्ठा कर ली जाती है, तो देवबुड़ी में हर घर का परिवार अपना थोड़ा थोड़ा अनाज जो है लेकर आते हैं और गादी पंडुम मनाया जाता है। तो किसानों ने यह सोचा कि यहां पे भी हम लोग हमारे उत्पाद को एकत्रित लाने का प्रयास करेंगे और हम लोग हमारे संगठन का नाम भूमगादी रखेंगे। तो भूमगादी की स्थापना 2016 में हुई और भूमगादी के माध्यम से ये प्रयास करने लगे कि हमारा जो परंपरागत अनाज है, हमारा चावल है, हमारा कोदो कुटकी है, उसकी बाजार में कोई पहचान नहीं है, उसको ज्यादा लोग मांग नहीं रहे हैं। तो इस पहचान को हम लोग कैसे बना सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक इन उत्पादों को लेना शुरू करें, और अगर वो लेंगे तो उनको उत्पादन करने का एक प्रोत्साहन किसानों को भी मिलेगा और वहां पे उत्पादन होने लगेगा तो हम लोग उसको खाना भी शुरू करेंगे। भूमगादी के आज के तारीख में लगभग 3000 सदस्य हैं। इस वर्ष भूमगादी में लगभग 150 गांव में जाके किसानों के अनाज को एकत्रित किया। 2018 में दंतेवाड़ा में नीति आयोग के सीईओ आए थे। हमने ये चर्चा किया किसानों के साथ कि इनके सामने में भी हम अपनी बातों को रख सकते हैं। ये कोई भी कारण नहीं होना चाहिए कि गांव का एक किसान नीति आयोग के सीईओ के साथ बात नहीं कर सकता है। तो आपके मन में जो भी चीजें आ रही है उनको आप सामने में रखिए। तो उनके साथ जो किसानों की बैठक हुई थी, उसमें हमारे किसानों ने 2 बातें सामने में रखी। एक हमारे किसान है सुंदरलाल यादव, उन्होंने ये बात कही कि आप लोगों ने दंतेवाड़ा में शासकीय योजनाओं में सब केमिकल्स को तो बंद किया है, लेकिन अभी भी प्राइवेट दुकानों में केमिकल्स आप लोग बेचने देते हैं। ये बात ठीक नहीं है। उसके वजह से बाजार के प्रभाव में आते, एडवर्टाइजमेंट के प्रभाव में आके अभी भी कुछ कुछ किसान केमिकल्स अपने खेत में डालते हैं और उससे हमारे खेत प्रदूषित हो रहे हैं। तो आप ये बंद करिए। ऐसी एक मांग उन्होंने रखी। दूसरी मांग एक दुर्जन सिंह यादव करके एक किसान है हमारे, उन्होंने ये कहा कि दंतेवाड़ा हम सीखना चाहते कि जैसे दंतेवाड़ा में काम हो रहा है, वैसे हमने ये सुना है कि सिक्किम में भी काम हो रहा है, और सिक्किम जो है वो पूरी तरह से जैविक राज्य बन चुका है। तो पूरा दंतेवाड़ा जैविक बनाने की ओर 2018 के बाद से ये प्रयास शुरू हुआ। हमने ये सोचा कि 2018 में लगभग 25,000 किसान दंतेवाड़ा में खेती करते हैं। अगर हमने लगभग 10,000 किसानों के साथ ये काम करना शुरू किया तो शायद ये पूरी परिवर्तन का एक टिपिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं वो एक आ सकता है और पूरा जिला जैविक होने की दिशा में काम कर सकता। 2020 में हम लोगों ने ये सोचा कि क्या हम पूरा एक
सर्वेक्षण कर सकते हैं कि पूरे जिले में आज के तारीख में कितने किसान रासायनिक खेती कर रहे हैं और कितने किसान जैविक खेती कर रहे हैं और कितने ऐसे गांव हैं जहां पे पूरे के पूरे गांव जैविक हो चुके हैं। तो ये सामने में आया कि लगभग दंतेवाड़ा में 110 ऐसे गांव हैं जहां पे पूरे के पूरे किसान पिछले 5 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। लगभग 83-84 ऐसे गांव हैं जहां पे 10 से कम किसान जैविक खेती को कर रहे हैं। 33 ऐसे गांव हैं जहां पे 10 से ज्यादा किसान रासायनिक खेती को कर रहे हैं। इन सब गांवों का जैविक प्रमाणीकरण का प्रक्रिया 2021-22 में शुरू हुआ और 2024 में दंतेवाड़ा के 110 गांव पूर्ण रूप से जैविक जैविक प्रमाणीकरण उनका हुआ 110 गांव का। और आज के तारीख में ये पूरा जो रकबा है वो 65,000 हेक्टेयर रकबा है और बचे हुए गांव में लगभग 13,000 हेक्टेयर में किसान जैविक खेती करते हैं। ये आज के तारीख में पूरे देश में सबसे बड़ा जैविक खेती के अंतर्गत रकबा है और ये यहाँ के दंतेवाड़ा के किसानों की ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग को। हमें ये कोशिश करनी है कि केवल दंतेवाड़ा ही नहीं तो बाकी बस्तर संभाग में भी बृहद स्तर पे जैविक खेती कैसे शुरू हो सकती है। बायोडायवर्सिटी खत्म हो चुकी है। पूरे दुनिया में केवल 3 फसलों की खेती होती है और 40% रकबे में केवल 3 फसलें लगाई जाती है। तो बायोडायवर्सिटी खत्म हो चुकी है। केवल यही नहीं, हमारे आहार में पोषण भी कम हो चुका है। आईसीआर का एक रिसर्च है, वो ये कहता है कि पिछले कुछ सालों में गेहूं, बाकी सब अनाज, दालें, इनमें जिंक, आयरन, पोटेशियम, प्रोटीन ऐसे अलग अलग पोषक तत्वों की मात्रा कम होती जा रही है। मतलब हम लोग उत्पादन कर रहे हैं लेकिन उसमें पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं। भारत जो है वो डायबिटीज का कैपिटल कहलाया जाता है और लगभग 10 लोगों में से एक व्यक्ति को कैंसर होने की आज की तारीख में संभावना है। और एक किसान जब पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं, तो सबसे ज्यादा उसका प्रभाव उनके शरीर के ऊपर पड़ता है। ये सब अलग अलग समस्याओं में जैविक खेती या इस तरह की खेती और आजीविका की पद्धतियां जिसमें हम लोग मिट्टी, जंगल, पानी का शोषण ना करें, उनको प्रदूषित ना करें, इस तरह की संभावनाएं उभर के आता है। वातावरण में बदलाव हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारे ऐसे फसलें हैं जिनकी उत्पादकता जलवायु परिवर्तन की वजह से कम होने की संभावना है। ऐसे में यही जो खेती के तौर तरीके हैं, देसी बीजों के आधार पर खेती करने की पद्धतियां हैं, वो हमें एक सही रास्ता दिखा सकती है। तो 1960 में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने एक रास्ता दिखाया। तब खेती की समस्या, अपने देश की समस्या अलग पद्धति की थी, लेकिन आज के तारीख में जो समस्याएं हमें दिख रही है उसमें तब जैसे हरित क्रांति हुई थी, वैसे आज के तारीख में एक जैविक क्रांति की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्रांति है ये दंतेवाड़ा या बस्तर या झारखंड, उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में जो किसान खेती कर रहे हैं और वहां पे जो खेती की पद्धतियां हैं और वहां पे खेती की जो पद्धतियों के साथ साथ आजू बाजू की जो पर्यावरण, जंगल, जल, जमीन, इनके साथ जो मनुष्य जाति का रिश्ता है और उससे जुड़ी जो सभ्यता है, वो एक सही रास्ता मुझे लगता है कि दिखाएगी आने वाला समय। बहुत बहुत